ओके बच्चों, ये आपका प्री बोर्ड का पेपर है 10th क्लास का, सेंट मैरी कॉन्वेंट इंटर कॉलेज का। तो इसी को आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए कि आपकी एक पिक्चर दी गई है, उस पिक्चर में जावा का कौन सा फीचर्स या जावा क्लास का कौन सी चीज यहाँ पर मैच कर रही, कॉन्सेप्ट मैच कर रहा है। हाँ, तो देखो एक डॉग है, एक कैट है और एक आपका जो भी, हाँ, तो ये तीनों एनिमल हैं लेकिन तीनों के फीचर्स अलग अलग हैं। तो एक ही चीज को एक से अधिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हमारा पॉलीमॉर्फिज्म में आता है। तो इसका सही आंसर आपका पॉलीमॉर्फिज्म हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान देते रहो है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में एंड और नॉट तीन होते हैं। तो देखो नॉट, ये डी वाला लॉजिकल ऑपरेटर हो जाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ कैरेक्टर डेटा टाइप। ऑनलाइन में फटाफट बोलते जाएं, ईशा बेटा अपना रिवीजन करते जाओ, सारे बच्चे फटाफट करें। ऑप्शन सी ठीक है। फिर मैट डॉट सील और मैट डॉट एबीएस में -8.3 दिया है, तो 8.3 माइनस में है तो ये 8.3 प्लस में हो जाएगा एबीएस में। और फिर 8.3 में सील क्या करेगा, एक बढ़ा देगा तो 9.0 आ जाएगा। तो अभी तक कोई भी चैलेंजिंग क्वेश्चन नहीं मिला है, सब ठीक ठाक क्वेश्चन मिले हैं, नॉर्मली जैसे आने चाहिए। फिर देखिए द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्युपाइड बाय द कांस्टेंट 75, तो 75 इंटीजर है तो 4 बाइट देता है इंटीजर, बिल्कुल सही है। तो ए ऑप्शन आपका सही जाएगा। फिर स्टेटमेंट यूज टू क्रिएट एन अ वेरिएबल विच बिहेव अ कांस्टेंट इन जावा। हाँ, तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि किसी भी वेरिएबल को अगर फाइनल कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, फाइनल इज INT A, ये फ्लोट भी हो सकता है, INT A इज इक्वल टू 5 अगर हमने लिख दिया तो ये 5 पूरे होल प्रोग्राम के लिए फिक्स हो जाता है। अब ए की वैल्यू ++ A करोगे बदलेगी नहीं और एरर आ जाएगी। ठीक है, तो ए की वैल्यू बदल नहीं सकती, लेकिन 5 को यूज करना चाहो तो कहीं भी A+B करोगे तो ए की वैल्यू 5 यूज हो जाएगी, लेकिन ए की वैल्यू चेंज नहीं हो सकती पूरे प्रोग्राम में। इसी को कांस्टेंट कहते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद जो है तो यहाँ पे फाइनल कीवर्ड डी आ जाएगा ऑप्शन। और फाइनल का देखो ये एफ बड़ा कर दिया है तो कीवर्ड सारे स्मॉल में होने चाहिए, तो ये स्मॉल में ये वाला सही है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड बिलोंग टू द स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग क्लास से। तो कंपेयर टू स्ट्रिंग में होता है, लेंथ स्ट्रिंग में होता है, सबस्ट्रिंग स्ट्रिंग में होता है, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एस्केप सीक्वेंस यूज टू रिप्रेजेंट न्यू लाइन। देखो नैतिक को भी आ रहा है, अच्छा लग रहा है, बी। फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कीवर्ड, इनमें कीवर्ड कौन सा नहीं है। डी वाला कॉन्स्ट नाम का कोई कीवर्ड नहीं, लेकिन हम आपको जानकारी दे दें, ये कॉन्स्ट नाम का कीवर्ड है लेकिन ये अदर लैंग्वेज में है, जैसे C++ है। तो जो काम फाइनल कीवर्ड करता है जावा में, वही काम कॉन्स्ट कीवर्ड करता है C और C++ में, वैल्यू को फिक्स करने के लिए। तो ये कॉन्स्ट कीवर्ड है लेकिन ये जावा में नहीं है, तो इसलिए आप इसके साथ जाएंगे। बाकी लेंथ होता ही है, प्राइवेट होता ही है, सुपर होता ही। सुपर कीवर्ड से क्या होता है, जो भी देखो नया आए उसको पूछ जरूर लो, ये नहीं होता है कि खाली ऑप्शन का आंसर मिल गया। सुपर कीवर्ड जब दो क्लास इनहेरिटेंस आपस में जोड़ी जाती हैं, तो पहली क्लास के कोई भी वेरिएबल या फंक्शन को दूसरी क्लास में यूज करने के लिए सुपर डॉट करके यूज किया जाता है। तो पहली क्लास में मान लीजिए ए नाम का वेरिएबल है, वो दूसरी क्लास में यूज करना है ए नाम का वेरिएबल, तो सुपर डॉट ए लिखोगे तो इसका मतलब वो बेस क्लास का वेरिएबल यूज कर रहे हो। तो सुपर कीवर्ड बेस क्लास या सुपर क्लास के वेरिएबल और फंक्शन को सब क्लास में एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। इसको लिख लो, सुपर कीवर्ड क्या करता है, बेस क्लास के वेरिएबल और फंक्शंस को सब क्लास में एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है। भैया नई नई चीजें लिखते रहना प्लीज आप लोग। ठीक है, उसके बाद रैपर क्लास ऑफ फ्लोट डेटा टाइप इज। हाँ, तो रैपर क्लास की पहचान है कि उसका पहला लेटर अपर केस होता है, तो फ्लोट है, पहला लेटर अपर केस है, रैपर क्लास की पहचान है ये। उसके बाद
पैकेज इज अ पैकेज, एक पैकेज में क्या होता है जरा चेक करो। कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ क्लासेस, कलेक्शन ऑफ फंक्शन, कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। तो ऑप्शन बी में जाओगे, क्योंकि फंक्शन छोटी चीज है लेकिन क्लास बड़ी चीज है, तो ये क्लास का कलेक्शन होता है और क्लास के अंदर फंक्शन का कलेक्शन होता है। तो आपका जैसे कि यूटिल पैकेज है तो उसमें आपका स्कैनर क्लास होती है या और भी होती हैं। ऐसे आईओ पैकेज है उसमें बफर रीडर क्लास होती है और भी होती हैं, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ क्लासेस के साथ में आप चले जाइए। फिर एक्सेस स्पेसिफायर विद मिनिमम एक्सेसिबिलिटी इज, सबसे कम एक्सेसिबिलिटी किस में होती है? प्राइवेट में होती है, और सबसे ज्यादा पब्लिक में होती है। और प्रोटेक्टेड कहाँ यूज होता है? जब दो क्लासेस आपस में जोड़ी जाती हैं तो बेस क्लास के वेरिएबल सब क्लास में यूज कर सकें, उसके लिए वेरिएबल्स बेस क्लास के वेरिएबल को प्रोटेक्टेड से डिक्लेयर किया जाता है। जैसे कि एग्जांपल, जैसे बेस क्लास में, यानी बेस क्लास मतलब पहली वाली क्लास, ऊपर वाली क्लास, तो बेस क्लास में किसी वेरिएबल को प्रोटेक्टेड INT A डिक्लेयर किया है, प्रोटेक्टेड INT A। तो इसका मतलब जब बेस क्लास सब क्लास में इनहेरिट कराई जाएगी, और इनहेरिट करने के लिए कौन सा कीवर्ड यूज होता है? एक्सटेंड। जब बेस क्लास को सब क्लास में जोड़ते हैं तो एक्सटेंड कीवर्ड से जोड़ते हैं। एक्सटेंड कीवर्ड इज यूज्ड टू इनहेरिट बेस क्लास इनटू सब क्लास। EXTENDS लिख लीजिए, एक्सटेंड्स। एक्सटेंड कीवर्ड बेस क्लास को सब क्लास में जोड़ता है। एक बार मैं यहां पर लाइन भी लिखे दे रहा हूं, जैसे आपकी सब क्लास आपकी B है और उसमें बेस क्लास जोड़ना चाहते तो एक्सटेंड्स A, ये लाइन होती है, इसको भी लिख लो। ये क्या है? B सब क्लास है और A आपकी बेस क्लास है, तो बेस क्लास को सब क्लास में जोड़ने के लिए एक्सटेंड कीवर्ड ऐसे लिखा जाता है। और उसके बाद B क्लास का कर्ली ब्रैकेट खोल के यहाँ पे B क्लास की वर्किंग ये चालू हो जाती है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे कि कौन सी बात कर रहे थे? हाँ, प्रोटेक्टेड की बात कर रहे थे। तो बेस क्लास में प्रोटेक्टेड कीवर्ड के साथ में अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो सब क्लास में वो एक्सेसिबल हो जाएगा तुरंत। तो प्रोटेक्टेड सिर्फ जब दो क्लास जुड़ी होती हैं तो बेस क्लास की फीचर्स को सब क्लास में आराम से डायरेक्टली यूज कर सकते हो अगर प्रोटेक्टेड डिक्लेयर किया है। लेकिन अगर जुड़ी हैं दो क्लासेस लेकिन बेस क्लास के वेरिएबल्स को प्राइवेट डिक्लेयर कर रखा है तो जुड़े होने के बावजूद भी सब क्लास में एक्सेस नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो ठीक है, ये तो हो ही गया। मिनिमम एक्सेसिबिलिटी आपकी प्राइवेट की होती है। उसके बाद द कांस्टेंट नहीं कंस्ट्रक्टर आर एक्सेप्ट आर्गुमेंट एज कॉल्ड। हाँ, तो कंस्ट्रक्टर हमारे वैसे तो 4 प्रकार के होते हैं कंस्ट्रक्टर। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो जावा का कंपाइलर खुद बनाता है, उसको हम लोग नहीं बनाते हैं। दूसरा नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर, जिसको हम लोग बनाते हैं, जिसके गोल वाले ब्रैकेट में कुछ नहीं होता है। नॉन पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर में फिक्स्ड वैल्यू डाली जाती है। और तीसरा होता है पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर का मतलब जिसके गोल वाले ब्रैकेट में INT A, INT B टाइप का कुछ लिखा हो और उससे हम लोग ग्लोबल वेरिएबल को वैल्यू प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं। और चौथा कंस्ट्रक्टर होता है कॉपी कंस्ट्रक्टर, जिससे एक ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कंस्ट्रक्टर कॉल किया गया तो उस कंस्ट्रक्टर के द्वारा जो भी वैल्यू प्रोवाइड की गई होंगी ऑब्जेक्ट 1 में, मान लीजिए, तो अगर ऑब्जेक्ट 2 भी बनाया आपने तो ऑब्जेक्ट 2 यानी obj2 इज इक्वल टू obj1 लिख दिया अगर आपने, तो obj1 में जो भी वैल्यू वेरिएबल्स के अंदर थी वो सब कॉपी हो जाएंगी obj2 में। बिना obj2 के द्वारा कंस्ट्रक्टर बनाए ये सारी वैल्यू obj1 की obj2 में कॉपी हो जाती हैं, तो कॉपी कंस्ट्रक्टर भी होता है। ओके, तो ये पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो जाएगा ऑप्शन बी। उसके बाद रैपिंग अप ऑफ डेटा एंड फंक्शंस इनटू अ सिंगल यूनिट, इनकैप्सुलेशन। बिल्कुल, जो देखो यहां पे हम बता दें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो बच्चे नहीं बोल रहे हैं उनके लिए है स्पेशली। देखो ये हमने बहुत पहले सीखा था और मैं बच्चों को बताता रहता हूं, इसको थोड़ा सा टॉपिक से हटकर अलग से बता दे रहा हूं। देखिए, आपने अपना नाम कभी याद किया? हाँ ना में जवाब दो बच्चों। आपने जनगण मणगण जो स्कूल में पढ़ाया जाता कभी याद किया? लेकिन आपको याद है ना? आपने अपने घर का रास्ता मोहल्ले में कहीं भी छोड़ दिया जाए तो क्या कभी याद किया?
अब हम आपको बताते हैं, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं कि ऐसी चीजें जो हमने याद नहीं की फिर भी हमें याद हैं। क्या रीजन हो सकता है? तो उसके रीजन पीछे जो दो मेन कारण हैं जो मुझे लगते हैं, और साइंस भी उसको प्रूफ करती है। एक, ऐसी वो सारी चीजें हमें याद हो जाती हैं जिसमें हमारे मस्कुलर मेमोरीज यूज होती हैं। मस्कुलर मेमोरीज का मतलब, अगर हम जबान से किसी चीज को बोलते हैं बार बार तो वो चीज हमें याद हो जाती है। अगर हम हाथों से किसी चीज को लिखते हैं तो मस्कुलर मेमोरी इसको कहेंगे, और ये हमें याद होती है। तो यहां पर हम बार बार आप लोगों से एम्फसाइज करते रहते हैं कि बोलो बोलो बोलो। तो बोलने का मतलब आपका अपना खुद का ऑरा है, और जो भी आप बोलते हो वो आपके ऑरे में स्टोर होता रहता है। तो इसलिए बोलकर जो चीजें बच्चा पढ़ रहा है, ये बचपन से आपने देखा होगा, जब कोई शैतान बच्चा होता है और उसको जबरदस्ती पढ़ने के लिए बैठाला जाता है तो गार्जियंस या टीचर क्या कहते हैं? बोल के पढ़ो, बोल के पढ़ो। उसके पीछे साइंस है। जब आप अपनी मस्कुलर मेमोरी या मस्कुलर्स को यूज करते हुए किसी चीज को बोलेंगे या पढ़ेंगे, वो चीजें आपको याद हो जाएंगी, और जब चुपचाप देखते रहेंगे, सुनते रहेंगे, तो आपको याद नहीं होगा। देखो, एक से एक गाने चुटकियों में याद हो जाते हैं। जो सॉन्ग्स हैं, अभी स्त्री 2 का कोई सॉन्ग पूछते किसी को, फट से याद है। क्या याद किया था? कॉपी लेकर ऐसे जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी याद करते हो, नहीं याद किया था, लेकिन फिर भी याद है, क्योंकि उसको हम लोगों ने इंजॉय किया है और साथ साथ बोला है। इसलिए सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है, अगर भविष्य में आगे जो चाहते हो कि आपको कोई चीज याद हो जाए तो उसको आप हाथों से बोलकर प्रैक्टिस करो। आंखों से खाली देखकर, इसमें भी मस्कुलर यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका सबसे कम स्टोरेज है, सबसे कम स्टोरेज है कि आंखों से देखकर खाली वो याद हो जाए ना। बोलने और लिखने से, चलने फिरने से वो चीजें याद होती हैं। प्लीज ध्यान रखिएगा। अगर समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात, वरना नुकसान में रहोगे। कौन सा ऑप्शन क्वेश्चन चल रहा था? 15। सर अगला वाला क्वेश्चन नैतिक से पूछिए। ये पॉलीमॉर्फिज्म हो गया ना इसका? नहीं सॉरी, एनकैप्सुलेशन था। ठीक है, ओके। अब आते हैं, देखो तुम्हारे ऑडियंस की डिमांड है, बताओ। अरे ये तो तुम्हारा ही वाला क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट एम, ऑब्जेक्ट एम, ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एम है, ऑफ क्लास मोबाइल। आप डी बता रहे हो, यानी मोबाइल और एम इक्वल टू न्यू मोबाइल। भाई नैतिक जीत गए, नैतिक ने बता दिया, नैतिक ने बता दिया। ठीक है, बहुत अच्छा। कोई नहीं। उसके बाद देखो, इन विच मेथड कॉलिंग टेक्निक चेंजेस मेड अपॉन फॉर्मल पैरामीटर रिफ्लेक्ट बैक टू एक्चुअल पैरामीटर। मतलब फॉर्मल पैरामीटर में अगर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो उसका चेंजेस का रिफ्लेक्शन एक्चुअल पैरामीटर में पड़ जाता है। यस, दो ही चीजें याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा मिल सकता है कि अगर फॉर्मल पैरामीटर, ध्यान देना, अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस हुए तो एक्चुअल पैरामीटर चेंज हो जाएगा, तो वो कॉल बाय रेफरेंस कहा जाता है। अगर फॉर्मल पैरामीटर में कोई भी चेंजेस हुए और उसका कोई चेंज का इफेक्ट एक्चुअल पैरामीटर पे नहीं पड़ रहा है तो वो कॉल बाय वैल्यू हो जाएगा, कॉल बाय वैल्यू या पास बाय वैल्यू। और डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू, पास बाय वैल्यू, तो एक तो यही डिफरेंस है कि उसमें इफेक्ट पड़ता है कॉल बाय रेफरेंस में और कॉल बाय वैल्यू में नहीं पड़ता है। और दूसरा क्या था, कॉल बाय वैल्यू में सारे प्रिमिटिव डेटा टाइप ऊपर भेजे जाते हैं और कॉल बाय रेफरेंस में सारे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप ऊपर भेजे जाते हैं, फंक्शन को भेजे जाते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप मतलब क्लास, एरे, स्ट्रिंग, इस तरीके से चीजें जो होगी। तो यहां पर आपका हो जाएगा कॉल बाय रेफरेंस। ये अच्छा क्वेश्चन है जो कभी भी पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका द कीवर्ड दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन इंस्टेंस वेरिएबल एंड क्लास वेरिएबल। ऑनलाइन में ठीक, बिल्कुल, किसी भी ग्लोबल वेरिएबल को जो क्लास के कर्ली ब्रैकेट के जस्ट बाद फंक्शन प्रोग्रामिंग में यूज होता है, तो अगर आप स्टैटिक आईएनटीए लिखते हो तो वो क्लास वेरिएबल है और खाली आईएनटीए लिखा तो वो इंस्टेंस वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड विद इन अ बॉडी ऑफ मेथड। हाँ, तो कोई बच्चा जल्दी से बताए, वेरिएबल 4 तरीके के होते हैं फंक्शन प्रोग्रामिंग में, नाम बताओ। इंस्टेंस वेरिएबल पहला, क्लास वेरिएबल दूसरा, नहीं ग्लोबल वेरिएबल तो कॉमन नेम है,
इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को ही ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। आर्गुमेंट वेरिएबल यानी कि गोल किसी भी फंक्शन के गोल वाले ब्रैकेट में जो लिखा होता है इंट ए इंट बी, वो आर्गुमेंट वेरिएबल। और चौथा आपका लोकल वेरिएबल। चार तरीके के वेरिएबल होते हैं। हाँ, इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल को ही ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं। ग्लोबल कोई वेरिएबल नहीं होता, ग्लोबल उसका फीचर्स है। ग्लोबल वेरिएबल उनको कहते हैं जो हर प्रोग्राम में हर हिस्से में यूज किए जा सके। हाँ, वो ग्लोबल है। तो इंस्टेंस वेरिएबल भी प्रोग्राम के हर फंक्शन में यूज हो सकता है और क्लास वेरिएबल भी यूज हो सकता है। तो ग्लोबल वेरिएबल कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्लास वेरिएबल और इंस्टेंस वेरिएबल होता है, उसी को ग्लोबल कह रहे हैं। ओके, एसएसएन देखते हैं। इन जावा प्रोग्रामिंग यूजिंग मेथड वन कैन कन्वर्ट अ स्ट्रिंग गिवन इन अपर केस इनटू लोअर केस। कह रहे हैं कि जावा प्रोग्रामिंग में कोई मेथड का यूज करके आप किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस से लोअर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये बात सही है, बिल्कुल सही है। Yes, sir. उसके बाद द स्ट्रिंग डॉट लोअर केस मेथड इज यूजफुल फॉर दिस पर्पज। ये बात देखो, ये फॉल्स है, The false. क्योंकि देखो कमी निकालो। वैसे यहां पे ये स्ट्रिंग लिखा है, ये सही है, क्योंकि यहां पे स्ट्रिंग वेरिएबल ही तो होता है कोई। मान लीजिए एस नाम का वेरिएबल है तो एस डॉट लोअर केस लिखते हो, लेकिन हमारा फंक्शन लोअर केस वाला क्या होता है? Sir, C capital होता है sir. नहीं, ध्यान दो, टू लोअर केस होता है। तो यहां टू दिखाई पड़ रहा है, Sir, केस का कहते हैं upper case और होता है। केस का सी अपर केस होना चाहिए, और यहां पे सिर्फ लोअर केस है, टू लोअर केस होता है। टू का टी पूरा स्मॉल, लोअर का एल बड़ा और केस का सी बड़ा। हाँ, अगर यहाँ पे टू लोअर केस सही लिखा होता ये स्ट्रिंग है तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिंग कोई वेरिएबल का नाम दे नहीं सकते हैं, तो उसका डेटा टाइप देते हैं। जैसे कि हम लोग कैरेक्टर का कोई फंक्शन यूज करते हैं, इज कैर इज लेटर, तो उसके गोल वाले ब्रैकेट में कैर लिख देते हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर वेरिएबल दे नहीं सकते हैं, इसलिए डेटा टाइप दे दिया जाता है। तो स्ट्रिंग का तो एस कैपिटल हमेशा रहेगा, क्योंकि स्ट्रिंग क्लास है और क्लास का पहला लेटर हमेशा कैपिटल ही होता है। अगर वेरिएबल होता तो वो स्मॉल में लिखते। तो आपका रीजन फॉल्स हो गया, एसएसएन सही है। बताओ क्या है? ऑप्शन सी, एसएसएन इज Sir, ट्रू। A is true and R is false. नहीं, हाँ वो मतलब एसएसएन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। अब इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इट इज अ मेंबर मेथड हैविंग सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास। तो क्लास के नाम से सेम कौन होता है? कंस्ट्रक्टर होता है। एंड इज यूज टू इनिशियलाइज द इंस्टेंस वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं, ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द अबव गिवन टेक्स्ट इन द प्रोग्रामिंग? कंस्ट्रक्टर को ही हम लोग यहां पर डिस्कस कर रहे थे कि कंस्ट्रक्टर हमारा एक ऐसा मेथड होता है जिसका नाम क्लास के नाम से सेम होता है, और कंस्ट्रक्टर हमारे ग्लोबल वेरिएबल को या इंस्टेंस वेरिएबल को इनिशियलाइज करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, बहुत अच्छा। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 फटाफट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहां कैर में जेड स्टोर है, INT-N में 15 स्टोर है, डबल में 10.50 स्टोर है। अब हम सबको जोड़े दे रहे हैं। तो यहां पे एक गौर करो, ये एक्सप्रेशंस याद करो। एक्सप्रेशन दो तरीके की होती हैं, एक प्योर एक्सप्रेशन होती है, एक इम्प्योर। तो प्योर एक्सप्रेशन, प्योर एक्सप्रेशन में सारे वेरिएबल्स के डेटा टाइप सेम होते हैं, और दूसरा इम्प्योर कह सकते हैं, या स्टैटिक टाइप का कुछ और भी नाम यूज किया जा सकता है। तो इम्प्योर एक्सप्रेशन में या मिक्स्ड एक्सप्रेशन, हाँ प्योर और मिक्स्ड नाम होता है, मैं थोड़ा सा भूल रहा था। तो मिक्स्ड एक्सप्रेशन में डेटा टाइप आपस में अलग अलग होते हैं वेरिएबल्स के, तो उसमें हमेशा हायर डेटा टाइप में रिजल्ट कन्वर्ट हो जाता है जो भी कैलकुलेशन हो रही है। तो अब देखो यहां पर कैरेक्टर 2 बाइट लेता है, इंटीजर 4 बाइट लेता है, और डबल आपका 8 बाइट लेता है, तो यानी कि रिजल्ट पक्का डबल में आएगा। अब यहां पूछा क्या गया है? स्टेट द डेटा टाइप एंड वेरिएबल ऑफ वैल्यू ऑफ आर। तो डेटा टाइप तो आपका डबल हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आपका डबल में ही आएगा।
और वैल्यू तो अब देखो कैपिटल जेड की वैल्यू क्या होती है 90 प्लस 15 प्लस 10.50। अब इसको ऐड करो 115.50 बिल्कुल एग्जैक्टली ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब देखो आप लिख लेते हो जल्दी में तो बहुत अच्छी बात है, वरना नई चीज जरूर लिखो चाहे भले कुछ छूट रहा हो, लेकिन ये कोई नई चीज नहीं है। ऐसे क्वेश्चन छोड़ सकते हो, ये तो कैलकुलेशन पे बेस्ड है, बदलेगा हमेशा और आप उस समय कैलकुलेशन करोगे कर ले जाओगे, नई चीज हमेशा लिखना। ठीक है, ओके। अब देखते हैं यहां पर, तो ये आपने देख लिया है कि इक्वल साइन से पहले कोई भी ऑपरेटर आ जाए, इसका मतलब इक्वल साइन के जगह पर गोल वाला ब्रैकेट लगा दो, वैल्यू बिल्कुल स्टार्टिंग से रखो। तो जैसे m की वैल्यू क्या है 10 है, प्लस गोल वाला ब्रैकेट स्टार्ट किया, अब m प्लस प्लस पोस्ट में हो रहा है तो ये 10 ही लेगा, लेकिन 11 वैल्यू हो चुकी है, अपने आप से कह दिया करो। फिर माइनस, अब n प्री डिक्रीमेंट में हो रहा है तो 8 से कितना हो जाएगा 7, फिर प्लस, अब m की वैल्यू यहाँ पे 10 यूज हुई लेकिन 11 हो चुकी है, 11 कहाँ पहुंचेगी, अच्छा 11 है ही नहीं, ओके यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पे n माइनस माइनस होकर 7 हो गया, अब 7 ही आगे जाएगा और ये पोस्ट हो रहा है, इसका मतलब 7 ही ले लेगा। तो प्लस का 7 और माइनस का 7 कट गया तो ये क्या बचा 10, और 10 प्लस 10 20, तो ये 20 आ जाएगा। अच्छा ये 20 किस में गया m में, और n लास्ट टाइम क्या था, ध्यान देना लास्ट टाइम 7 था, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट के हिसाब से वैल्यू चेंज तो होगी बाद में, तो बाद का मतलब जहां पर अगली बार नेक्स्ट टाइम जाएगा n, तो यहां तो 7 यूज किया लेकिन यहां कितना जाएगा 8, तो अब आपका m की वैल्यू यहां पर 20 आई है और n की वैल्यू 8 आई है। समझ गए। अब आपका छोटा सा ध्यान ना देना कि आपने इसको कैलकुलेट करते समय यहां 7 मान लिया था, ठीक है ना, और ये पोस्ट इंक्रीमेंट है, ये ध्यान नहीं दिया कि पोस्ट इंक्रीमेंट अगले स्टेप में कहीं भी n मिल जाएगा तो चेंज वैल्यू ही देगा, उस पर आपने ध्यान नहीं दिया, आपका गलत हो गया। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा इन चीजों पर। देखिए यहां पे क्या लिखा है, मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी थ्रेडिंग है, रोरा है, और इसमें n1 डॉट सबस्ट्रिंग 5, तो यानी कि 5 से आखिरी तक पूरा तोड़ दो n1 में, तो n1 में 5 कहाँ है, ये थ्रेडिंग करके है ना, थ्रेडिंग पूरा ले लेगा और 2 लोअर केस कर देगा, तो यहां पर स्मॉल में THREADING थ्रेडिंग आ जाएगा स्मॉल में, और उसके बाद n2 डॉट कंपेयर टू n1, तो n2 में क्या है, n2 में वोरा है और n1 में मल्टी थ्रेडिंग है, तो अब पहले लेटर दोनों का अलग हो गया है, दोनों का, तो W और M के बीच में डिफरेंस निकालना है। अब पहले डिसाइड करो कि ये प्लस में रिजल्ट आएगा या माइनस में, तो क्योंकि n2 पहले है, ध्यान देना n2 पहले है, इसका मतलब W पहले है, और n1 बाद में है, इसका मतलब M बाद में है, तो W बड़ा होता है M से, तो रिजल्ट कैसा आएगा, रिजल्ट प्लस में आएगा माइनस में, प्लस में आएगा। ठीक है, अब प्लस में आएगा, अब M को छोड़कर W तक गिन डालो, M को छोड़कर NOPQRSTUVW 10, तो यहां पे प्लस का 10 आ जाएगा। बच्चों अगर ना समझ में आ रहा हो बोल दीजिएगा प्लीज, 10 आ गया आपको समझ में। कंपेयर टू को मतलब होता है दोनों को कंपेयर करो कि कोई दोनों स्ट्रिंग में से कोई स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग से बड़ी है, छोटी है या बराबर है। ओके आगे देखते हैं, यहां पर एरे है 2D एरे, तो 2D एरे में हमने जो तरीका बता दिया कि पहले आप यहां पे नीचे साइड में ये पेयर ऑफ करली ब्रैकेट लगा आप 0 रो 1 रो और 2 रो मान लीजिए, फिर जो अंदर लिखा है 0 1 2 0 1 2 0 1 2, तो ये कॉलम हो गए। तो अब देखो यहां पर 1 1 लिखा है, तो 1 1 का मतलब पहली रो पहला नंबर, तो ये 1 ये है पहली रो और 0 1 पहला, यानी यहां पर आ जाएगा 5 कॉमा फिर 0 रो और 2 कॉलम, तो यानी कि 3 आ जाएगा, तो यहां 3 आ गया, ये किसको मिला पाव को, तो 3 की पावर 5 की पावर 3 125, बहुत सही। उसके बाद देखिए 2 2 का मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो और सेकंड कॉलम यानी 9 इंटू फर्स्ट रो 0 कॉलम, तो फर्स्ट रो ये है और 0 कॉलम यानी 4 प्लस और फर्स्ट रो 2 कॉलम, तो फर्स्ट रो 2 कॉलम यानी 6। अब पहले मल्टीप्लाई होता है तो
तो मल्टीप्लाई किया +6 तो आपका 42 आ गया, 42 बिल्कुल सही। ऐसे कैलकुलेट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। हटाएं। उसके बाद ये सीधी लाइनों का मतलब क्या होता है जावा एक्सप्रेशन में? math.abs, math.abs और ब्रैकेट में 5 इंटू math.pow x की पावर 3 फिर -5 इंटू x इंटू y और फिर गोल वाला ब्रैकेट बंद, सेमीकोलन। आप ध्यान दीजिएगा बच्चों, मिस्टेक्स आपके हमेशा मार्क्स ले जाएगी। तो मल्टीप्लाई कभी भी करेंगे तो स्टार का साइन बनाएंगे, धोखे से भी मल्टीप्लाई वाला साइन ना बना दीजिएगा, ये बच्चे गलती करते हैं। और दूसरा, अगर कहीं कोई चीज डिवाइड में है तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को अलग सेपरेट ब्रैकेट्स में जरूर रखिएगा। इसके लिए बस इतना ही है। और यहां पर जैसे ए बी लिखा है या एक्स वाई लिखा है, तो जब यहां पे डबल वेरिएबल का कोई नाम नहीं होता कभी भी, आप सबको अलग अलग कंसीडर कीजिएगा। एक्स अलग है, वाई अलग है। जैसे ए बी लिखा है तो ए और बी दोनों अलग हैं, जबकि हम लोग सिंपल वे में अगर देखें तो ए बी नाम भी किसी वेरिएबल का हो सकता है। लेकिन आप जब तक कोई भी फॉर्मूला ऐसा ना हो जो जग जाहिर है, जग जाहिर मतलब जैसे किसी चीज का फॉर्मूला, जैसे मान लीजिए श्रीधराचार्य फॉर्मूले में जो होता है वो बदलेगा तो है नहीं, या साइंस में बहुत सारे फॉर्मूले आपके होते होंगे, अगर उनमें से कोई फॉर्मूला आ जाए तब तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि ए बी नाम का एक वेरिएबल हो सकता है, क्योंकि उसमें बताया गया है पहले। इन जनरल ए और बी को अलग मानिएगा। सारे बच्चे क्लियर कर लिए ये बात? ओके। हाँ देखिए, अब यहां पर प्रोग्राम सेगमेंट एंड आंसर द फॉलोइंग, जो भी आंसर है, नेम एनी 2 एक्चुअल पैरामीटर। देखो ये पूरा प्रोग्राम बनाने की कोशिश की गई है, तो एक्चुअल पैरामीटर देखो यहां पे पैरामीटर नैतिक से पूछते हैं। पैरामीटर 2 हैं, एक ये वाले पैरामीटर हैं, एक ये वाले। एक्चुअल कौन से हैं? मत खा गए। चलो बताओ ऑनलाइन में एक्चुअल कौन सा है? 50, 25 और 51। बिल्कुल, जहां से वैल्यू भेजी जाती है वो एक्चुअल होता है, एक्चुअल। और जहां पे वैल्यू पहुंचती है वो फॉर्मल होता है, फॉर्मल होता है। एक्चुअल में कोई भी डेटा टाइप नहीं लिखा जाता है, फॉर्मल में डेटा टाइप लिखे होते हैं। ये सब डिफरेंस बताया था। एक्चुअल वैल्यू भेजता है, फॉर्मल वैल्यू रिसीव करता है। ये वैल्यू यहां पे जा रही है तो यानी ये रिसीव कर रहा है, ये भेज रहा है, ये डिफरेंसेस हैं। और एक्चुअल फंक्शन कॉलिंग वाले स्टेटमेंट में होता है, फॉर्मल फंक्शन हेडर में या फंक्शन प्रोटोटाइप में होता है। इसी को फंक्शन प्रोटोटाइप भी कहते हैं, इसी लाइन को। और दूसरा क्वेश्चन क्या है? नेम एनी 2 क्लास वेरिएबल। तो क्लास वेरिएबल कौन से होते हैं? जो स्टैटिक से डिक्लेयर होते हैं। तो आपका यहां पे सम और प्रो, ये दोनों आपके क्लास वेरिएबल, सम और प्रो। अब देखो यहां पे तो आंखों से देख लो और बोल दो एक बार कि ये इंस्टेंस वेरिएबल है। देखो दोनों ग्लोबल है, और ये इंस्टेंस है, ये क्लास वेरिएबल है, क्योंकि इनको स्टैटिक से डिक्लेयर किया गया है, बस। और कोई वेरिएबल है नहीं कहीं। अच्छा, और भी क्वेश्चन है। नेम एनी 2 इंस्टेंस वेरिएबल। बच्चों ए बी और सी, ए बी सी इंस्टेंस वेरिएबल हैं। और फिर नेम एनी 2 लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल भी कहीं, हाँ है, कहां है तो ये लोकल वेरिएबल हैं। जो आर्गुमेंट वेरिएबल जिनको कह रहे हो वो लोकल और आर्गुमेंट दोनों होते हैं। और जैसे जिनको ग्लोबल वेरिएबल कह रहे हो वो इंस्टेंस और क्लास दोनों होते हैं। तो लोकल वेरिएबल जो फंक्शन के अंदर डिक्लेयर हो, चाहे यहां पर डिक्लेयर हो चाहे आर्गुमेंट के रूप में डिक्लेयर हो, ठीक है, ये दोनों लोकल ही हैं। ये इस फंक्शन बॉडी से बाहर नहीं जा सकते। तो 2 पूछे गए थे, 2 कोई भी बता दो। वैसे ए बी बी और सी सी तीनों हैं ये लोकल वेरिएबल। ठीक है बच्चों, आगे आ जाते हैं। स्टेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी व्हेन फॉलोइंग कोड इज एग्जीक्यूटेड। अब यहां पर str नाम से एक वेरिएबल है जिसमें ये कोड स्टोर है। str डॉट इंडेक्स ऑफ डॉट, तो डॉट का इंडेक्स में क्या मिला है? 0 1। जब ध्यान देना, जब चीजें स्ट्रिंग में होती हैं तो इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है।
तो 0 1 2 3 4, 4 पे आपका डॉट है, तो यहां पर इस इंडेक्स ऑफ से आई में आ जाएगा 4। उसके बाद डबल डॉट पास डबल, और यहां पे देखो str डॉट सबस्ट्रिंग 0 आई, तो 0 आई का मतलब 0 से तोड़े और आई से एक कम, तो यानी 4 से एक कम, सर 1 2 3 तो 1 2 3 4 तोड़ेगा, और ये कैसा रहेगा, स्ट्रिंग टाइप में। अब देखो यहां पर डबल डॉट पास डबल लिखा है, ये क्या करेगा ऑनलाइन में, ये क्या करेगा डबल डॉट पास डबल, सर इसको डबल में कन्वर्ट कर देंगे। यस, अभी ये स्ट्रिंग में है और इसको कर देगा डबल में, तो ये नंबर बन जाएगा 1 2 3 4, ये एक नंबर बन गया। तो देखो डबल डॉट पार्स डबल या इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी, यानी पार्स वाला जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग वाली वैल्यू को प्रिमिटिव डेटा टाइप में चेंज करता है। ये बार बार आप लोग भूलते होगे, लेकिन ये हम बार बार बता रहे हैं। और ऐसे ही अगर इसकी जगह पे हम वो वैल्यू ऑफ वाला फंक्शन यूज करना चाहते तो हम यहां लिखते डबल डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में ये वाली लाइन, डबल डॉट वैल्यू ऑफ और ब्रैकेट में ये वाली लाइन। तो वैल्यू ऑफ यूज करो या ये यूज करो। वैल्यू ऑफ एक ऐसा फंक्शन है जो स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में और प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में दोनों में कन्वर्ट करा सकता है, लेकिन पार्स वाला जो मेथड होता है वो सिर्फ स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में कन्वर्ट कराता है। ये वन वे है। ओके, यस बेटा, हाँ ध्यान से सुनिए, पार्स वाला जो फंक्शन है, पार्स आईएनटी हो, पार्स फ्लोट हो, पार्स डबल हो, ये सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू को प्रिमिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ये वन वे है। और जो वैल्यू ऑफ है वो दोनों तरफ कन्वर्ट कर सकता है, स्ट्रिंग को प्रिमिटिव में या प्रिमिटिव को स्ट्रिंग में। बस वैल्यू ऑफ के पहले लगा क्या है, अगर वैल्यू ऑफ के पहले स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ लिखा है तो इसका मतलब वो किसी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा रहा है। अगर वैल्यू ऑफ के पहले इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखा है इसका मतलब वो किसी स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट करा रहा है। ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ये इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ लिखा है, इसका मतलब किसी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करा रहा है, तो यहां पे इंटीजर में कन्वर्ट कराएगा। तो i प्लस 1, आई क्या था 4 था, 4 प्लस 1 5, और सबस्ट्रिंग को 5 मिलेगा तो इसका मतलब 5 से आखिरी तक पूरा तोड़ देगा, तो 5 6 इसमें आ जाएगा 5 6, और यहां पे 0.0 भी लगेगा बच्चे, क्योंकि ये डबल में है ना, तो 0.0 भी लगेगा। तो अब लिखते समय आप ए और बी की वैल्यू बताओगे तो 1 2 3 4 0.0 ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू 56 है। कोई क्वेश्चन किसी का आ गया सबको समझ में? उसके बाद हमने कहा कि वैल्यू ऑफ ऐसा फंक्शन है जो प्रिमिटिव से स्ट्रिंग को हम लोग नॉन प्रिमिटिव मानते हैं, या स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में दोनों साइड में कन्वर्ट कर सकता है। तो अगर प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम प्रिमिटिव से स्ट्रिंग में, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हम यहां पे लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ का वो बड़ा रहता है। और अगर स्ट्रिंग से प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई चीज स्ट्रिंग में है, जैसे कि ये स्ट्रिंग में था, इसको प्रिमिटिव में कन्वर्ट कर रहे हैं इंटीजर या फ्लोट किसी में, तो यहां पर इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, और यहां पर वो चीज जो स्ट्रिंग में है ये रहता है। ठीक है बच्चा, तो ये टू वे है, दोनों तरफ कन्वर्ट कर सकता है। एक ये भी आ जाता है, देखो हम बोल रहे हैं ऐसे, जैसे ये आ जाएगा, जैसे यहां इंटीजर मान लो, इंटीजर लिखा है, इंटीजर डॉट पास आईएनटी और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम है, इंटीजर डॉट पास आईएनटी और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ, दोनों का क्या डिफरेंस है, ऐसा करके अगर पूछ दिया जाता है तो आपकी मजबूरी है आप वही बात खाली बताओगे, या तो ये स्टेटमेंट अलग हो, जैसे हम यहां कहते हैं डबल डॉट पास डबल और इंटीजर डॉट वैल्यू ऑफ क्या कर रहा है, तो ये आप कहोगे कि ये स्ट्रिंग की न्यूमेरिक वैल्यू को डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहा है और ये इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। लेकिन अगर दोनों इंटीजर होते तो आप खाली वही बताओगे कि वैल्यू ऑफ जो है दोनों तरफ कन्वर्ट कर लेता है और पास आईएनटी सिर्फ स्ट्रिंग वाली वैल्यू को, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को प्रिमिटिव डेटा टाइप में कन्वर्ट करता है। क्लियर?
लिख लिया करो बच्चे, क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छे हैं। उसके बाद गिव द पर्पस ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड। तो अभी अभी देखो हम लोगों ने क्या बताया था एक्सटेंड कीवर्ड का पर्पस। हाँ कनेक्ट कह सकते हो, लेकिन कनेक्ट जनरल लैंग्वेज है, इनहेरिट वर्ड यूज करो। यूज टू इनहेरिट बेस क्लास टू सब क्लास, ठीक है। और इंपोर्ट कीवर्ड से किसी भी पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करवाते हैं। इंपोर्ट कीवर्ड से किसी भी पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करवाते हैं, इंक्लूड करवाते हैं। और एग्जांपल नीचे लिख दो, इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल, बस। कीवर्ड की हम आपको एक लिस्ट देंगे सर जी, एक होमवर्क नोट कर लीजिए। जितने भी अपने जावा के कीवर्ड हैं उनके बारे में एक एक लाइन, अगर कोई जावा का छोटा सा कोड 1 लाइन या 2 लाइन का हो सकता है तो कीवर्ड की एक फाइल बना लीजिए। सारे कीवर्ड, सारे का मतलब जो 10th में है, ऐसे जावा में तो बहुत सारे हैं। हाँ तो 10th में नहीं, वो भी नहीं, जो 10th में हम लोग यूज करते हैं जैसे इस टाइप के, ऐसे इफ एल्स ये भी एक कीवर्ड है तो उसको नहीं लिखना है, या फॉर ये भी एक कीवर्ड है उसको नहीं लिखना है। हमें जो जनरल कीवर्ड यूज होते हैं बिल्कुल सेपरेटली वाले, उनके बारे में, कि इंपोर्ट हो गया, एक्सटेंड हो गया, न्यू हो गया, है ना, सबके बारे में एक एक लाइन। ओके देखिए बच्चों, अब वो कीवर्ड से आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाएंगे उस फाइल से पक्का, क्योंकि बिना कीवर्ड के कुछ पूछे पेट हजम नहीं करेगा बात को, पेपर को। अब देखिए ये वाली लाइन कितनी खूबसूरत होती है। जब भी किसी लाइन में कहा जाए राइट अ फंक्शन प्रोटोटाइप या राइट अ प्रोटोटाइप, तो उसमें आपको पहले फंक्शन का रिटर्न टाइप ढूंढना है, रिटर्न टाइप, उसके बाद फंक्शन का नाम ढूंढना है क्या है, और उसके बाद पैरामीटर लिस्ट ढूंढनी है, पैरामीटर लिस्ट। तो ढूंढिए रिटर्न टाइप क्या है इसका, बूलियन, बूलियन। और उसके बाद नेम क्या है फंक्शन का, कैल्क। और पैरामीटर लिस्ट में क्या कह रहे हैं, 1 इंटीजर है और 1 कैरेक्टर है, हो गया। और सेमीकोलन ना लगा दीजिएगा, ये फंक्शन की पहली लाइन है। द फर्स्ट लाइन ऑफ द फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई। ओके तो आपका देखो कितने कम समय में ये सब हो गया है। बस एक बार प्रोग्रामिंग एक झलक देख लेते हैं, आपको फिर से दिखा दें। देखो कैसे भी करके, नैतिक या सारे बच्चे कैसे भी करके इस चीज को घुसाड़ लो दिमाग में, क्या कि एक फंक्शन का प्रोग्राम आना है इफ एल्सिफ से, जिसमें टैक्स डिस्काउंट इस टाइप का कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इफ एल्सिफ अगर तैयार नहीं तो इफ एल्सिफ तैयार करो, फंक्शन में कुछ दिक्कत नहीं है। इनपुट में इनपुट करा देना है, कैलकुलेशन में इफ एल्सिफ का पार्ट डाल देना, डिस्प्ले में प्रिंटिंग करा देने हैं, और तीनों फंक्शन को ओबीजे डॉट करके कॉल करना है एक ऑब्जेक्ट बना के। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन सर्चिंग या सॉर्टिंग का सिंगल डायमेंशन ऐसे से आएगा। अब वो चाहे नंबर की सर्चिंग आ जाए, चाहे कैरेक्टर की सर्चिंग आ जाए या सॉर्टिंग आ जाए, चाहे स्ट्रिंग की सर्चिंग आ जाए या सॉर्टिंग आ जाए, तो स्ट्रिंग और नंबर के साथ में लेकर चलोगे तो इसमें स्ट्रिंग में सिर्फ स्ट्रिंग के फंक्शन यूज होने हैं नए। बाकी कॉन्सेप्ट ना बबल सॉर्ट का बदलेगा, ना सिलेक्शन सॉर्ट का, और ना ही आपका बाइनरी सर्च का, और ना ही लीनियर सर्च का। तो दूसरा क्वेश्चन वो हो गया। 2 क्वेश्चन हो गए। तो पहला अभी हम बात करते जाते हैं, देखते देखते। तो पहला क्वेश्चन देखो, ये फंक्शन का है, स्टूडेंट वाला दे दिया गया सिंपल, और ये आपकी शीट में है। अच्छी बात ये भी है कि जो स्कूल के एग्जाम हो रहे हैं वो हमारी सीट से बाहर जा ही नहीं सकते, मान के चलो। ठीक है, हमने आपको फंक्शन की शीट दी है, एरे की भी शीट दी है, उसी में सारे क्वेश्चन हैं। तो आपका ये एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमने सर्चिंग सॉर्टिंग का बताया, और तीसरा क्वेश्चन 2D एरे का सम ऑफ ईच रो, सम ऑफ ईच कॉलम, सम ऑफ लेफ्ट डायगोनल, सम ऑफ राइट डायगोनल, ऐसे करके 8-9 क्वेश्चन हमने कराए हैं। ठीक है, उन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एक मिलना है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। और चौथा क्वेश्चन फंक्शन ओवरलोडिंग का आएगा, जिसमें आपको साफ साफ कह दिया गया है कि 4 टॉपिक का बेसिक आपको तैयार होना चाहिए। सीरीज का बेसिक, पैटर्न का बेसिक, और आपका स्ट्रिंग और मैथ क्लास और कैरेक्टर क्लास के प्रीडिफाइंड फंक्शन का बेसिक, और आपका नंबर प्रोग्रामिंग छोटी छोटी, वही प्राइम नंबर टाइप की। इनका 4 टॉपिक का अगर बेसिक, बहुत डीप में नहीं जाना है,
तो आपका फंक्शन ओवरलोडिंग चौथा क्वेश्चन मिल जाएगा। हाँ, तो देखिए आगे देखते हैं। तो देखो ये आपका फंक्शन का क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन इन्होंने ए बी करके दे दिया, तो इसमें अब वो चाहे फंक्शन ओवरलोडिंग से दें और चाहे अच्छा सेपरेट देंगे तो थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन फंक्शन ओवरलोडिंग होगा तो प्योर बेसिक होगा। अब इतनी मोटी सी सीरीज देखकर घबराएं क्यों? आप देखो स्टार्टिंग वैल्यू पावर में क्या है, 4 से स्टार्ट हो रही, डिफरेंस क्या चल रहा है 4 का, तो p नाम का एक वेरिएबल लेकर उसमें 4 स्टोर करा लो और p इक्वल टू p प्लस 4 कर देना उस लूप के अंदर। और नीचे क्या चल रहा है, 2 का चल रहा है, तो 2 और 2 2 जा 4, 2 3, ये 2 का टेबल ही चल रहा है, तो आप +2 करते चले जाइए। तो ये सीरीज भी आसान है, ये वाली सीरीज पैटर्न भी आपको कराया गया है। इसमें इफ एल्स लगा देना है दोनों लूपों के अंदर, इफ एल्स। तो 1 2 3 4 5, तो 1 और 2 3 यानी 1 और 3, 1 3 यानी ऑड पे स्टार प्रिंट होना है और इवन पे हैश का साइन प्रिंट होना है, बस। देखो अब सर्चिंग आ गई है, कौन सी सर्चिंग है? सिंपल लीनियर सर्च है शायद, हाँ सिंपल लीनियर सर्च है, 15 नंबर की है। रटना चाहिए, हमने आपको आईएमपी डेटा सोल्यूशन नाम से 2025 की फाइल दी है, उसमें ये सारे प्रोग्राम दिए गए हैं। फिर उसके बाद अब 2D एरम देख लो क्या है, सम से ही रिलेटेड ज्यादातर आता है, सम ऑफ इवन नंबर, सम ऑफ ऑड नंबर। सेम क्वेश्चन है, बस ऐसे खुश रहो। देखो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीज कही गई है वो सारी मिलेगी आपको। फिर देखो अब, अरे गजब, आप लोगों के सामने एक नई बात बता रहे हैं। ये क्वेश्चन लगातार हम 6-7 सालों से अपने गेस्ट पेपर में रख रहे हैं और ये बोर्ड में आ नहीं रहा है, लेकिन अब इसका मतलब लक्षण आ गए हैं कि किसी स्कूल के पेपर में ये आया, तो किसी जगह नहीं ये क्वेश्चन था। सिर्फ मेरी कोई पुराना बच्चा हो उससे गेस्ट सीट और गेस्ट पेपर लेके देखो, ये क्वेश्चन जरूर उसमें मिलेगा, हमेशा डालते हैं। और आज ये क्वेश्चन हमें देखने को मिल गया, आई एम हैप्पी। तो यहाँ पे क्या है, देखो एन में जो नंबर भेजा गया है उस नंबर का रिवर्स कर दो। फिर एस में जो स्ट्रिंग भेजी गई, सपोज दैट राज, उसका जार बना दो। और सी एच में एक कैरेक्टर भेजा गया, मान लीजिए अपर केस ए है तो उसको लोअर केस ए कर दो, लोअर केस ए है तो उसको अपर ए। तो रिवर्स का बिल्कुल नया क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कभी ना कभी आएगा, हम लगातार लगे हुए हैं। अच्छा क्वेश्चन दे दिया। फिर उसके बाद देखो यहां क्या कर दिया गया, नॉर्म्स कौन सा है, प्रोग्राम इनपुट एंड कैलकुलेट प्रिंट नॉर्म्स ऑफ नंबर, नॉर्म्स ऑफ नंबर, ठीक है। नॉर्म्स ऑफ नंबर में क्या दिया गया है, नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ नंबर। तो यहां पर नॉर्म्स ऑफ नंबर जैसे 68 इज 10, द नॉर्म्स ऑफ 68 इज 10। जल्दी से समझने की कोशिश करो, 6 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर और दोनों का सम कितना आया 30, इसका 66 का 36 आया, इसका ये आया तो ये 100 आ गया। और फिर स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10। तो इसमें 2 नंबर इनपुट करने थे क्या? ये 10 कहां से आया? सर 2 डिजिट नंबर करना था, उसकी जो डिजिट्स थी उसका स्क्वायर करना था, फिर जो स्क्वायर का सम आया। अगर मान लीजिए यहाँ सिंगल डिजिट होती तो यहाँ कितना होता? सर फिर आते नंबर, अगर यहाँ 3 डिजिट होती तो यहाँ कितना लिखते? 3 डिजिट होती तो उसकी डिजिट्स का स्क्वायर करते हैं, फिर अच्छा एक्चुअली हम पढ़ नहीं रहे हैं उसको, हम बस आप लोगों से ही पूछ रहे हैं। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं, इनपुट अ नंबर एंड कैलकुलेट एंड प्रिंट नॉर्म्स ऑफ नंबर। तो यहाँ कह रहे हैं द नॉर्म्स ऑफ नंबर इज स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ ऑल डिजिट। स्क्वायर रूट करना है, जैसे इसका स्क्वायर रूट करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिजिट। थोड़ा सा हम यही बार बार पूछने की कोशिश कर रहे हैं, ये 10 क्या है? अच्छा ठीक है छोड़ो, ये हमने तो सिर्फ 68 इनपुट किया है, आंसर हमारा 10 आएगा। तो ये इस प्रोसेस से आएगा तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। डिजिट तोड़ना आपको पता है, ठीक है। और डिजिट का स्क्वायर करने के लिए मान लीजिए डी में डिजिट टूटी तो डी इंटू डी कर देंगे, या मैं डॉट पावर डी कॉमा 2 लिख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। और लाइन क्या होगी, सम इज इक्वल टू सम प्लस डी इंटू डी, तो उसका स्क्वायर सब हो गया। अब स्क्वायर से जब बाहर आए तो जो भी सम था उसका आपका SQRT निकाल लिया, तो जो भी रिजल्ट आया वही आपका रिजल्ट हो गया। बस हम कहें यहाँ पे कुछ जबरदस्ती 2 नंबर कहाँ से आ गए, ठीक है, कुछ भी नहीं था।
आलेख बच्चा यहां पर कर पाए ये सब क्वेश्चन अच्छे से? अच्छा, और बच्चों को समझे में आ गया? ठीक है बच्चों, आप लगे रहिए। वो क्वेश्चन नंबर 2 का हम सॉल्व जरूर करा रहे हैं, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी कि उसको सॉल्व करके खत्म करो। उसके चक्कर ना पड़ो कि हम कंप्लीट सॉल्व कराएंगे तब जाके होगा। प्लीज इसको जो जो डेटा दिया उसको एक बार आप कह दीजिए कि आपने पढ़ डाला, फिर हम आशीर्वाद दे देंगे सब सही है। ओके बच्चा, क्लास ओवर, अटेंडेंस लगा दीजिए।